तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 100 घंटे 100 रिपोर्टर जारी है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यही कि इधर विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो उधर उत्तराधिकारी की तलाश हो गई है तेज। जी हां, अब तो जैसे नरेंद्र मोदी ने यह मान लिया है कि 7 रेस कोर्स रोड पहुंचना कुछ दिनों की बात है, इसीलिए गुजरात में कौन होगा उत्तराधिकारी, इसी पर बातचीत के लिए, इसी पर चर्चा के लिए विधायकों को आज बुलाया गया। उनके साथ हुई बैठक। चर्चा इस बात को लेकर हुई कि नरेंद्र मोदी अगर पहुंच जाते हैं दिल्ली में 7 रेस कोर्स रोड, तो कौन संभालेगा गुजरात। एग्जिट पोल अगर सच साबित हुए तो मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाएगी। उस खाली लेकिन भारी भरकम पद को भरने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी विधायकों की बैठक और गुजरात बीजेपी में सियासी गहमागहमी से बात साफ हो गई है कि मोदी ने अपने सूबे के लिए अपना विश्वासी खोजना शुरू कर दिया है। देखिए, इसके बाद में जो कुछ निर्णय होगा वो पार्टी करेगी, नरेंद्र भाई करेंगे और पार्टी के अध्यक्ष करेंगे। मोदी के सबसे करीबी अमित शाह माने जाते रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, लिहाजा उन्हें अलग तरह की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। अमित शाह के अलावा कई और नाम चर्चा में हैं। सूत्र कहते हैं कि आनंदीबेन पटेल सीएम रेस में सबसे आगे चल रही हैं, लेकिन अमित शाह से उनकी खामोश खींचतान उनकी दौड़ में बाधा खड़ी कर सकती है। ऊर्जा मंत्री सौरभ पटेल भी मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं, लेकिन केजरीवाल के संगीन आरोपों ने उनकी मजबूती में डेंट लगाया है। तीसरा नाम नितिन पटेल का है। नितिन पटेल मोदी के करीबी हैं, लेकिन संगठन के स्तर पर उनके पांव उखड़े हुए हैं। गुजरात की प्रजा ने और देश की प्रजा ने नरेंद्र भाई के नाम से एक अच्छे बड़ा प्रधान देश को देने के लिए ये बड़ा पैमाने पर वोटिंग किया है, तो ये तो तय है कि नरेंद्र भाई बड़ा प्रधान हो रहे हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार बन रही है। उसके बाद जो होगा वो हमारी पार्टी और हमारे मोदी मंडल, हमारा जो नेतागण है वो तय करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भीखू भाई दलसानिया और विधानसभा अध्यक्ष वजूभाई वाला के नाम भी शामिल हैं। दलसानिया सरकार और संगठन के बीच कड़ी का काम करते हैं। गुजरात चुनावों के दौरान उम्मीदवार चुनने में दलसानिया की अहम भूमिका रही है। वहीं वजूवाला बीजेपी के उम्रदराज नेता हैं, उन्हें संघ का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव में जीत के साथ ही गुजरात में सत्ता की ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो मोदी ऐसे शख्सियत को गुजरात की कमान सौंपना चाहते हैं जो सरकार भी संभाले और संगठन भी। ये देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के चुनाव में मोदी आपसी रिश्ते और योग्यता में से किसे कितना वजन देते हैं। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। दिलचस्प होगा किस पर विश्वास कर पाते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है नरेंद्र मोदी का आना न जाने पार्टी में कब किसी के चले जाने में तब्दील हो जाए, और इसीलिए बात दिल्ली की हो रही है तो वहीं का रुख फिर से करते हैं। नरेंद्र मोदी का सत्ता में 7 रेस कोर्स तक पहुंच जाना क्या मायने रखेगा तमाम कद्दावर नेताओं के लिए, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, सुषमा स्वराज हो या फिर राजनाथ सिंह। इस सब पर भी चर्चा शुरू हो गई है। एग्जिट पोल अगर मोदी के लिए सत्ता में एंट्री प्लान का मौका है, तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के लिए अपनी सत्ता बचाए रखने और बनाए रखने के गंभीर फ्यूचर प्लान का समय भी। इसी कड़ी में सबसे ऊपर हैं लाल कृष्ण आडवाणी। एनडीए के चेयरपर्सन लाल कृष्ण आडवाणी की ये चेयर तो शायद बची रहेगी, लेकिन चेयर में यूपीए की चेयरपर्सन जैसी ताकत नहीं होगी। पहले संघ विरोध और फिर मोदी विरोध के बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि मोदी की अगुवाई में बनने वाली सरकार में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं मिलेगा। उनकी तकलीफ ये है कि वो जूनियर के नीचे काम नहीं कर सकते और मोदी उन्हें कोई वरिष्ठ पद दे नहीं सकते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की गलती यह है कि मोदी के लिए काशी त्याग करने में उन्हें मोह ने घेर लिया। ऊपर से उन्होंने बयान दे दिया कि मोदी की लहर नहीं, लहर बीजेपी की है। अब एग्जिट पोल में लहर मोदी की ही दिख रही है, लिहाजा जोशी जी जैसे तैसे अपनी सियासी मुरली बजाने की कोशिश में हैं। संघ से करीब जोशी मोदी सरकार में पद पाने को आतुर हैं,
कृपा सरोवर मोदी हैं। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद से नरेंद्र मोदी का बदस्तूर प्रचार करने वाले राजनाथ कहते रहे हैं कि वो पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने की सूरत में नेतृत्व करने के लिए कुछ खास बाकी नहीं रहेगा, लिहाजा वो मोदी खेमे का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद है कि मोदी उन्हें अपनी टीम में रखेंगे। खेल का कॉन्टिंजेंट चलता है तो सबसे बड़ा खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी उसका नेतृत्व करता है। शुरू से आडवाणी खेमे की रही सुषमा स्वराज कई मौकों पर मोदी विरोधी बनकर उभरी हैं। मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाए जाने से लेकर पीएम उम्मीदवार बनाए जाने तक सुषमा आडवाणी की सहमति लिए जाने की बात कहती रहीं, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। बाद में सुषमा ने चुनाव प्रचार के दौरान खामोशी ओढ़ ली। माना जा रहा है कि संघ में ठीक पैठ होने और बीजेपी की बड़ी नेता होने के कारण उन्हें बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। मोदी के प्रमुख रणनीतिकार जेटली चुनाव प्रचार के दौरान मोदी को आगे बढ़ाने में लगे रहे। मोदी पहले ही उनके लिए बड़ा मंत्री पद का ऐलान कर चुके हैं। जेटली का रायसीना हिल में रहना पक्का है। बहरहाल सब कुछ इस बात से तय होगा कि 16 मई का चुनाव परिणाम क्या कहता है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। ये तो हो गई बड़े नेताओं की बात, लेकिन अगर कैबिनेट में किसी को शामिल करते हैं नरेंद्र मोदी तो उनकी कैबिनेट कैसे होगी, इस पर होगी सबकी नजर। इसके साथ ही इस बात पर भी कि एक विशेषज्ञों की सलाहकार टीम भी रख सकते हैं नरेंद्र मोदी। अगर ऐसा होता है तो कई सारे ऐसे विशेषज्ञ जो पहले भी उन्हें गाइड करते रहे हैं, वो सब उस टीम में शामिल हो सकते हैं। अगर मोदी की सरकार बनी तो कैबिनेट कैसी होगी? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे एक बात साफ है कि मोदी के आसपास सिद्धहस्त सलाहकारों की फौज रहेगी, जिसमें विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट्स खासकर होंगे। चुनाव के दौरान इंटरव्यू में यह भी सवाल उठा कि क्या मोदी मेट्रोमैन श्रीधरन को रेल मंत्री का पद दे सकते हैं। मोदी ने बात चुनाव परिणाम तक टाल दी। चर्चा है कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन, जिनको मेट्रो की देन के लिए कहा जाता है, चर्चा है कि वो नए रेल मंत्री हो सकते हैं देश के। मैं कहता हूं 16 के बाद जो भी सवाल आप पूछना चाहें, इतना जल्दी क्या है, अभी 16 पर फोकस कीजिए ना। बीजेपी नेता आर.के. सिंह का कहना है कि मोदी के मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों की फौज का होना जरूरी नहीं, लेकिन इतना तय है कि उन्हें सलाह देने वालों में विशेषज्ञ शामिल होंगे। वही तो रिजल्ट्स आने दीजिए और फिर जो भी जिम्मेवारी सरकार देगी वो हम लेंगे, जो भी जिम्मेवारी सरकार देगी। सत्ता चलाने की मोदी शैली को देखने के बाद ये आभास भी हो जाता है कि मोदी पार्टी और संगठन दोनों की चाबी अपने पास रखते हैं। मंत्रियों की जवाबदेही वो तय करते हैं, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। बहरहाल ये सिर्फ संभावनाएं हैं। बीजेपी में अभी इस बारे में चर्चा भी गर्म नहीं हुई है। सब कुछ 16 मई को आने वाले नतीजों से तय होगा। जनादेश ये तय करेगा कि मोदी की कैबिनेट कैसी होगी। संजय बरागटा के साथ आज तक ब्यूरो। दूर होगी महंगाई, दूर होगा भ्रष्टाचार, विकास चमचमाता हुआ आपके दरवाजे पर पहुंचेगा। न जाने ढेर सारे ऐसे कितने वादे किए हैं नरेंद्र मोदी ने, कैसे पूरे होंगे ये वादे अगर वाकई सत्ता तक पहुंच जाते हैं, कितना वक्त लेंगे इन वादों को पूरा करने में। 2014 के चुनाव भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाले चुनाव हैं। 60 महीने एक सेवक को देके देखो, देश को शासक नहीं सेवक की जरूरत है। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं भाई। 60 साल सत्ता चलाने वाली कांग्रेस के सामने मोदी ने 60 महीने की सत्ता अपने लिए मांगी
और इन 60 महीनों में कायाकल्प का वादा कर डाला, विकास का भरोसा दिया, तकनीकी क्रांति का वादा किया, भ्रष्टाचार मिटाने की कसम खाई, महंगाई खत्म करने की बात कही। अब सवाल उठता है कि सत्ता में आने के बाद मोदी ये तमाम वादे कैसे पूरे करेंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बना। ये कांग्रेस से पहचानिए, देश को लूटा है। मां बेटे की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। उनको अपने बेटे की सलामती में इंटरेस्ट है, भारत का भला करने में इंटरेस्ट नहीं है। सवाल महंगाई का उठा और ये सवाल भी उठा कि 100 दिन में महंगाई कैसे दूर होगी। तो मोदी ने कहा कि सरकार 100 दिन की नहीं 5 साल की होगी और 5 साल में महंगाई को मात देने के उपाय खोजे जाएंगे। जिन मोदी को व्यवसायियों और उद्योगपतियों का रहनुमा कहा गया, विपक्ष ने जिन्हें अडानी का खिदमतगार करार दिया, वही मोदी समावेशी विकास की वकालत करते नजर आए। गुजरात सरकार ने जमीनों के संबंध में जो निर्णय किए हैं, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जमीनों के संबंध में जिस भी पॉलिसी को अपनाया है, देश के सभी राज्यों ने अपनाना चाहिए। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान तमाम साक्षात्कारों में कई बातों को लेकर गुजरात मॉडल का हवाला दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गुजरात में घूसखोरी है, हर काम कराने के लिए लोगों को जेब ढीली करनी पड़ती है, जबकि नरेंद्र मोदी ने डंके की चोट पर कहा कि गुजरात भ्रष्टाचार से मुक्त है और इसी तरीके से देश में भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। बस 2 दिन बाकी रह गए हैं। 2 दिन बाद एग्जिट पोल नहीं बल्कि अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। अगर मोदी मैदान मारने में कामयाब रहे तो असल परीक्षा की घड़ी सामने होगी। नाउम्मीदी और हताशा में डूबे देश में आकाश जैसी उम्मीदें भरने वाले मोदी को कई सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ेगा। तब पता चलेगा कि उनके वादे हकीकत की जमीन पर कितने सच्चे हैं। आज तक ब्यूरो।